बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 5 चैप्टर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बाद हम स्टडी करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अब हम आज से साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स पे बात करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। हमारे पास पहले हम सबसे पहले लार्जेस्ट ऑर्गेनील यानी कि न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे, देन वील गो टुवर्ड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड mitochondria, which is a powerhouse of cell, right? Let's begin with today's lecture. As we know that a cell needs three things. We have discussed that earlier as well, right? What are the three things? It includes um, membrane, sorry, membrane, wall, all includes this, ठीक है? Cell wall, cell membrane, nucleus and cytoplasm, ठीक है? ये चार चीजें मेन है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनील्स डेफिनेटली काउंट होंगे, ठीक है? अब हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस के अंदर चार चीजें होना मस्ट है, ठीक है? वो चार चीजें क्या हैं, आइए डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम हर दफा आप बनाएंगे जब आपसे न्यूक्लियस पर नोट मांगा जाए, ठीक है? क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? एक इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बिकॉज विदाउट अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, विदाउट बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई न्यूक्लियस, जस्ट एज यू कैन नॉट आइडेंटिफाई योर रूम विदाउट द वॉल्स इट हैज, ठीक है? अगर आप अपने कमरे की दीवार गिरा दें तो आपका कमरा और आपके बराबर वाला कमरा मिल जाएंगे, ठीक है? विच मेक्स इट हैव नो आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओन, ठीक है? just what happens just as what happens in the प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद आपको यहाँ पे चाहिए होगा कोई जेनेटिक मटेरियल। यूजुअली यूकैरियोटिक सेल में वो होता है डीएनए, ठीक है? हम इधर कह लेते हैं जेनेटिक मटेरियल, राइट? इसको आप समझ लें कि ये हमें चाहिए एक अदद जेनेटिक मटेरियल, या फिर उससे भी बढ़ के आप लिख लें कि क्रोमेटिन नेटवर्क, ठीक है? जो इस वक्त आपको इधर दिखाई दे रहा है ना, वो डीएनए नहीं है, बेसिकली दैट इज क्रोमेटिन नेटवर्क। और क्रोमेटिन नेटवर्क के ऊपर आपको लगे हुए मिल रहे हैं बाकी जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारी चीज़ें ये बेसिकली डीएनए नहीं है, डीएनए इसके ऊपर होगा। क्रोमेटिन नेटवर्क के ऊपर जो है जीन्स होती हैं, जीन्स के अंदर डीएनए होता है, ठीक है? तो इट्स बेसिकली क्रोमेटिन नेटवर्क्स टुवर्ड्स जीन एंड जीन के अंदर डीएनए, ठीक है? इन्होंने लास्ट चीज लिख दी है आपकी बुक में, ठीक है? उसके बाद हमें जो चीज होती है इम्पोर्टेंट, तीसरी चीज, वो है न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस के साथ साथ फिर न्यूक्लियर पोर होते हैं जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ होते हैं, ठीक है? और एक चीज मैं आपको यहाँ ऐड करवा दूं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर तो एक ही चीज हो गई, ठीक है? जो चौथी चीज मैं आपको बता रही हूँ दैट इज न्यूक्लियो प्लाज्म। अगर हम ये बाउंड्री हटा दें, ठीक है? ये चौथी चीज, फर्स्ट इज दिस, ठीक है? 1 2 3 4, ठीक है? ये 1 का हिस्सा है ये। नंबर 2 इज दिस, नंबर 3 इज दिस न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड नंबर 4 इज दिस न्यूक्लियोलस, ठीक है? ये बात समझ आ गई? न्यूक्लियस के ये हिस्से हैं, ठीक है? ये डायग्राम आपको हर उस मर्तबा बनानी है जब आपसे न्यूक्लियस पे नोट मांगा जाए। न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया 1831 में। अकरेंस कहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस? तो देखिए ये हर तरह के यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाता है, ठीक है? और वो फिर मिल के दोनों कहलाते हैं प्रोटोप्लाज्म, ठीक है? प्रोटोप्लाज्म इज अ मिक्सचर ऑफ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। दोनों डिफरेंशिएट नहीं हो सकते क्योंकि ये जो बाउंड्री थी ये खत्म हो गई, ठीक है? दूसरी चीज, यूकैरियोटिक सेल में पाए जाएंगे और
प्लांट सेल के अंदर ये सेंटर में होते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया, क्योंकि प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होती है और लार्ज वैक्यूल इसको धक्का देके न्यूक्लियस को साइड पे लगा देती है, पेरिफेरी में पहुंचा देती है। जबकि जब आप बात करते हैं किसकी, एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में ये इन द सेंटर पाया जाता है, ठीक है, यूजुअली इन द सेंटर, बट इन प्लांट सेल लार्ज वैक्यूल पुशेस इट टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, पेरिफेरी तक पहुंचा देगा, ठीक है। ओके इसके अलावा बाकी सारी बातें हमने इसके बारे में डिस्कस कर ली। शेप इसका वेरिएबल होता है, ठीक है, मोस्टली राउंड ही होगा, बट मेनी टाइम्स इट इज इरेग्युलर, ठीक है, मोस्टली स्फेरिकल लेकिन कभी कभी इरेग्युलर भी होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फंक्शन इसके क्या है। देखो बेटा फंक्शन इसकी, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है, ब्रेन ऑफ सेल है, तो ये एक्टिविटी कंट्रोल करेगा। फिर इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिन थ्रेड, तो ये किसके काम आएगा फर्दर जब रिप्रोडक्शन होगी, ठीक है, माइटोसिस होता है यानी कि डिवीजन ऑफ सेल होगा, और तो इनहेरिटेंस का जो काम है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इन डॉटर सेल होगा, वो कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, ठीक है। ये इसके दो मेन फंक्शंस हैं, ठीक है। अब आप इससे फर्दर और फंक्शंस बनाना चाहें तो डेफिनेटली बना सकते हैं। कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग दी सेल एक्टिविटीज आ गई, इट कंटेन्स डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, ये भी आ सकता है। चूंकि इसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, न्यूक्लियोलस का काम क्या होता है, राइबोसोम्स तैयार करना, ठीक है, तो वो क्या होगा, राइबोसोम द प्रोटीन फैक्ट्री, वो कहाँ से फॉर्म होके आ रहे हैं, न्यूक्लियोलस से फॉर्म होके आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इसके फंक्शंस में ला सकते हैं, लेकिन हमारी किताब ने ये दो मेंशन किए हैं, तो वी वुड मेंशन दीज टू ओनली, ठीक है। बाकी 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपका नोट एक तैयार हो जाएगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म पे आते हैं। साइटोप्लाज्म पे आपसे कोई नोट्स कभी भी सवाल पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये आपको याद रखना चाहिए कि ये क्या चीज है, अगर कभी कोई डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है, इट इज अ ट्रांसलूसेंट फ्लूइड लाइंग बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अगर ये फॉर एग्जांपल दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेट मी टेल यू, ये आपका सेल है, तो यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस के दरमियान का जो एरिया है ये वाला, इधर जो कुछ है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। और ये क्या होता है, एक ट्रांसलूसेंट फ्लूइड होता है जो यहाँ पे मौजूद है, ये एक्वस ग्राउंड है जिसके साइटोसोल सब्सटेंस का, ठीक है। और इसके जो ग्रेन्युलर पोर्शन है, ठीक है, अब ये जो साइटोप्लाज्म है दो चीजों से बना हुआ है ना, एक सिर्फ लिक्विड पार्ट है, ठीक है, एक्वस पार्ट है जो इसको हम कहते हैं साइटोसोल, और जो ग्रेन्युलर पोर्शन है वो कहलाता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स। गेटिंग द पॉइंट। फंक्शन क्या होगा, तमाम देखें, एक्वस ग्राउंड है तो तमाम मेटाबॉलिक रिएक्शंस यहाँ पे होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे होगा, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, ये बेसिकली ग्लाइकोजन या फिर ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी हासिल करने का तरीका है, ठीक है, ग्लाइकोजन छोड़ दीजिए, वो ग्लाइकोजेनोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी हासिल करने का तरीका, जो कि कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। साइटोप्लाज्म बेसिकली फिर उसका फंक्शन भी यही हो गया। प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है वो राइबोसोम्स में होता है। राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, वो या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे होंगे या साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े होंगे। तो डेफिनेटली प्रोटीन सिंथेसिस भी इनडायरेक्टली किसका काम हो गया, साइटोप्लाज्म का काम हो गया। इसके अलावा भी दीगर जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो सब के सब किसके अंदर हो रहे हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। कुछ जो हैं वो इसके स्पेसिफिक ऑर्गेनील्स के अंदर होंगे, और साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स के अंदर, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की बात की हमने, उसमें ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स में हो रहा है, लाइसोसोम्स के अंदर जो है वो लिसिस हो रहा है मुख्तलिफ चीज़ों का, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म इन सब के लिए काम आता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, जल्दी से देखिए। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये, एंडो का मतलब क्या होता है, आइए पहले हम इसका हिस्से करते हैं। देखो बेटा, एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मा, प्लाज्म जो है यहाँ पे कह रहे हैं साइटोप्लाज्म, रेटिक इनसाइड, इनसाइड द प्लाज्मा, ठीक है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म। रेटिकुलम मतलब नेटवर्क, ठीक है।
इनसाइड साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अच्छा जनाब, ये देखिए साइटोप्लाज्म कहाँ से कहाँ तक था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेके न्यूक्लियस तक था। यहाँ से यहाँ तक जो चीज फैली हुई है, ये देखिए यहाँ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो जो चीज यहाँ से यहाँ तक फैली हुई है वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बेसिकली क्या होती है? मेम्ब्रेनस चैनल होते हैं, ट्यूब्यूल सिस्टम होता है, ट्यूबुलर सिस्टम होता है, जो कि कांटेक्ट में होता है विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो एक अगर पाइपलाइन बिछी हुई है तो उसका काम क्या होगा? उसके मुख्तलिफ काम होंगे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल होगा विद इन द सेल यानी सेल के अंदर। ठीक है, मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगी एक किस्म की, ताकि शेप मेंटेन रहे। ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग इसलिए क्योंकि यहाँ पे मुख्तलिफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी। ठीक है, और सिंथेसिस भी होता है मुख्तलिफ चीज़ों का, जैसे विटामिन डी की जो फॉर्मेशन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। ठीक है, जो कि बगैर राइबोसोम के होती हैं, और जिनके ऊपर राइबोसोम लगी हुई होंगी तो राइबोसोम लगे होने की वजह से वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होंगी और उनका फंक्शन क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। आई होप इट्स क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसके अंदर मेन फंक्शन एक चीज होती है ग्लाइकोलिसिस का, यानी कि और उसके जरिए हासिल करना हमारा मकसद होता है क्या? एनर्जी हासिल करना। एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हम हासिल करते हैं थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चों, जब कभी आपसे पेपर में पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया का के बारे में सवाल, तो ये डायग्राम आपने जरूर ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करनी है, न्यूक्लियस की डायग्राम की जरूर प्रैक्टिस करनी है। इसके अलावा भी मैं आपको पिछले लेक्चर्स में जो डायग्राम्स बता चुकी हूँ उनकी प्रैक्टिस लाजमी 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 करनी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, अकरेंस कहाँ कहाँ पाई जाएगी? हर यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट्स की बात कर लें तो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा, सेम एज एंडोप्लाज्म भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एब्सेंट होगा, और न्यूक्लियस तो डेफिनेटली एब्सेंट होता है, तभी हम कहते हैं कि वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, ये डायग्राम बनेगी। अकरेंस की आप डेफिनेट अकरेंस लिखेंगे, शेप के बारे में बताएंगे। अच्छा, एक बात ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेकंड हैवीएस्ट ऑर्गेनील इन योर सेल। ठीक है, न्यूक्लियस के बाद सबसे हैवी ये होता है। अच्छा जनाब, फिर हम बात कर लेते हैं शेप। देखो बेटा, शेप हर बॉडी के हर ऑर्गन के हिसाब से, जिस ऑर्गन में जो सेल है उस ऑर्गन के हिसाब से उसके माइटोकॉन्ड्रिया की शेप तब्दील हो जाती है। कहीं पे वो रॉड लाइक होता है, कहीं वो स्फेरिकल होता है, कहीं बीन शेप्ड ऑर्गेनील होता है। लेकिन क्या होगा कि अंदर कंसिस्टिंग ऑफ डबल मेम्ब्रेन होगी। ठीक है, जो बाहर की मेम्ब्रेन है वो तो आपने ऐसी देख ली स्मूथ है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है ना उसमें ये फोल्डिंग्स है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो रहा होगा। ये इनर मेम्ब्रेन है जहाँ पे ये फोल्डिंग्स हैं। ओके, ये फोल्डिंग्स है, और इन फोल्डिंग्स में क्या होता है? इन फोल्डिंग्स में जो है एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं मुख्तलिफ। ठीक है, और उनसे क्या हासिल होता है? ये उनके अंदर रखा हुआ होता है, ये फोल्डिंग कहलाती है क्रिस्टी। ठीक है, ये क्रिस्टी लिखा हुआ दिख रहा होगा, CRISTAE, क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर के बाद अंदर में रखा हुआ होता है कुछ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज द फ्लूइड पार्ट जहाँ पे तमाम जो रिएक्शंस होने हैं वो होंगे। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर ऑल्सो। देन द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कंटेन्स एंजाइम, जिसके जरिए फूड यानी कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा ताकि एनर्जी की प्रोडक्शन हो। इसीलिए हम इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, के इलेक्ट्रिक है ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का। ठीक है, और प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी हैं, इसलिए वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। तो आई होप आज की तमाम बातें आपको क्लियर होंगी, और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।